हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है। ये एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 6 उपन्यास की है और गुजरात सेट, राजस्थान सेट और छत्तीसगढ़ सेट, एमपी सेट, सभी जी स्टेट में जहाँ जहाँ सेट का एग्जाम होता है और यूजीसी नेट का एग्जाम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मानस का हंस उपन्यास जो है वो लगा है सिलेबस में। तो मतलब सभी एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, तो आप लोग अपने अनुसार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं मानस का हंस उपन्यास जो है अमृतलाल नागर ने इसको लिखा था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी पर आधारित यह उपन्यास है। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रमाणित जानकारियों का अभाव है। मतलब भक्ति काल में जितने भी कवि हैं उनके जीवन में उनके जीवन से संबंधित जानकारियों का क्या है, अभाव है। उनकी संपूर्ण जानकारी उनके जीवन से, उनके रहन सहन संबंधी सभी नहीं मिल पाती है पूर्ण रूप से। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे ही सभी लोग इनकी जीवनियों का परिचय करते हैं, इनके समग्र जीवन का जो है वो वर्णन करते हैं। ठीक, ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसीदास जी के जीवन का चित्रण किया है। ठीक है ना, लेखक ऊपर ही कह रहे हैं कि ऐसे में उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण, ठीक है ना, उपलब्ध जो लोगों द्वारा इनको जानकारी मिली और कदाचित मतलब इन्होंने खुद अपनी कल्पना का भी मिश्रण किया है इसमें, इस उपन्यास में तुलसीदास जी के संबंधित जीवनी लिखने में तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया है। ठीक है, सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास में लेखक ने रामबोला से तुलसी तक की यात्रा को ही जिस तरह प्रस्तुत किया, उसमें तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्व एवं अंतर विरोधों के बीच उभर करके सामने आता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में क्लास अच्छे से आ रही होगी। ठीक है ना, 1972 में क्या होता है, मानस का हंस उपन्यास प्रकाशित होता है और अमृतलाल नागर जी ने क्या किया है, इनके राम बोला से मतलब इनके जन्म से लेकर के तुलसीदास नाम पढ़ने तक इस उपन्यास में कथा में रखा है। मतलब उपन्यास में इस इनके जीवन की कहानी को जो है राम बोला मतलब जन्म से लेकर के तुलसीदास नाम पढ़ने तक रखा है। ठीक है, लिखा है, रखा है, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तत्कालीन समाज की राजनीतिक मतलब इनमें तमाम उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक सभी द्वंद्वों को इन्होंने अपने इस उपन्यास में पिरोया है। उपन्यासकार ने तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। ठीक है ना, समझाने का जो है वो प्रयास उन्होंने किया है। तुलसीदास की रचनाओं को भी इस उपन्यास में उन्होंने अमृतलाल नागर ने शामिल किया है। ठीक है, जो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी रचनाओं का है। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोटेशन लाइनें रहेंगी उनको अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है ना, ये सारा जो है ना, ये पूरा कॉन्टेक्ट ये जितना है ये पूरा पीडीएफ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंटेंट। ठीक है, तो जिनको आवश्यकता होगी, ये लगेगा कि हाँ यहाँ से समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक, पात्र मुख्य पात्र है तुलसीदास केंद्रीय पात्र है। बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास जो है वो कौन है, केंद्रीय पात्र है। और तुलसी हलसी तुलसी को जन्म देने वाली माँ। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक। नरहरि बाबा जो है वो तुलसीदास के कौन है, गुरु और अभिभावक। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त होते हैं। ठीक है ना, मोहिनी 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 से याद रखिएगा, मोहिनी मोहित हो जाते हैं, कोतवाल की बेटी है। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री है। दीनबंधु पाठक की ये पुत्री है, तुलसी की पत्नी है। से सनातन तुलसी के गुरु हैं। टोडरमल जयराम शाह गंगाराम कैलाश मेघा भगत तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। गंगेश्वर तुलसी के साले। तारापति तुलसी का पुत्र। रामकली तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधव तुलसी के शिष्य। वैदेही वल्लभ रविदास बटेश्वर दास तुलसी से ईर्षा करने वाले लोग। मैना कहारिन और बकरीदी कक्का। इस तरह से ये इतने मुख्य पात्र थे। अब आ जाते हैं गौड़ पात्र। यहाँ पे चौड़ पात्र लिखा है, यहाँ पे गौड़ पात्र होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फिर है नंददास दीनबंधु पाठक हुमायूं अकबर जहांगीर शेर शाह हेमंत चंद्र रहीम आत्माराम मधुसूदन सरस्वती मुनिया गेंदिया छवेली चम्मो सहुआइन राजकुमारी खतरानी रामू की सास आई आई
श्यामू की बुआ, मोहिनी मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद अहमद खान, अब्दुल्ला बेगू, आगा नूर, मदकची बेगू, रघुमन, शरणदास, मामा श्री गणपति उपाध्याय आदि। ठीक है, इतने क्या थे ये सभी जो है गौण पात्र है। गौण पात्र के ऊपर तो कम ही चर्चा करना, मतलब कम ध्यान देना, यहाँ तक देख लेना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया और गोविंदी, छवेली, चम्मू, सहुआइन। ठीक है, इसमें से कुछ मोस्ट, इतने तक ये मोस्ट है, मतलब पूछे जाने की संभावना है कि हाँ यहाँ से पूछ सकता है कि ये किस कहानी, किस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक, आप आते हैं कथासार में कि पूरी ये उपन्यास मानस का हंस जो है, इसका कथासार क्या है। मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल 31 अंशों में विभाजित है। 31 अंश है। ठीक है, कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बादा जिले के बिक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1889 ईस्वी में 1889 विक्रम संवत में और 1532 ईस्वी में हुआ था होता है। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो कब होता है? 1532 ईस्वी में। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे। तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके जन्म से ही कितने दांत थे? 32 दांत थे। और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसीलिए इनका नाम जो है राम बोला रखा गया था। इनके पिता आत्माराम दुबे आत्माराम दुबे थे। इनके पिता कौन थे? आत्माराम दुबे थे। इनका जन्म ऐसे होता है, इनके जन्म से ही 32 दांत थे। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी माता का नाम हुलसी था, जो इनको जन्म देते ही संसार को छोड़ गई थी, जिस कारण इनके पिता ने अशुभ मान करके इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया था। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया था। ठीक है ना, जन्म होते ही इनका क्या हुआ, इनकी पहली मम्मा, इनकी माँ का, खुद की इनकी जो माँ थी हुलसी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और आत्माराम दुबे जो थे एक ज्योतिषी से, जब उन्होंने देखा कि इनके तुलसी के 32 दांत हैं और इनकी माँ की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये सोचते, ये मान लेते हैं कि ये अशुभ बालक है, और इसे क्या करते हैं, अपनी मुनिया, इनकी जो दासी थी, उसकी सास को दे देते हैं, तुलसीदास को। और कुछ दिनों के बाद तुलसीदास, जब जब पार्वती उस जिसे दिए थे उसका नाम क्या था? पार्वती था। मुनिया की सास का नाम पार्वती था, और पार्वती को ही तुलसीदास को दिया गया था। तो कुछ दिन बाद पार्वती की भी मृत्यु हो जाती है। फिर वह भटकते भटकते सुअर क्षेत्र गोड़ा पहुंच गए। वहां इन्हें साधु नरहर मिले। उन्होंने इस संस्कार करवाया, इनका जो है संस्कार करवाया। यूं ही उनसे ही राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, त्यों ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आ गिरा। तभी नरहर दास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया था। फिर तुलसीदास काशी चले गए। वहां उन्हें शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की, और वहीं उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। काशी चले गए थे तुलसीदास। पहले तो कहाँ गए थे? शुकर क्षेत्र गोड़ा गए थे, जहां उन्हें नरहर दास मिले, और नरहर दास ने इनका क्या किया? इनका संस्कार करवाया। बरहा संस्कार होगा, बरहा सॉरी का बरुआ संस्कार होगा, उपनयन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो करवाने के बाद इनको क्या हुआ, जैसे ही ये राम की मूर्ति के सामने प्रणाम करने के लिए झुके, तो एक तुलसी का पत्ता आके इनके सिर पे गिर गया, जिसके कारण इनका नाम तुलसीदास नरहरिदास ने रख दिया। ठीक, फिर इसके बाद ये काशी चले जाते हैं। काशी में जाकर के शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वहीं काशी में ही ये क्या करते हैं? हनुमान चालीसा की रचना करते हैं। हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार रघु रघुबर विमल जसो दास फलचार बुद्धि न तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में लिखा था। ठीक है, कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। कुछ ही दिनों में क्या हो गए? प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर के कथा कहने लगे थे। फिर क्या किए वो? फिर से विक्रमपुर आ गए, जहां उनका जन्म हुआ था। एक बार तुलसीदास लोकप्रियता को जान करके पंडित गोस्वामी तुलसीदास की लोकप्रियता को जानने के बाद क्या हुआ? पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया था। ठीक है, क्या हुआ कि जब ये तुलसीदास जी कथा करने लगे, अपने गांव में आकर के विक्रमपुर जाकर कथा कहने लगे, तो तुलसीदास को पंडित दीनबंधु पाठक ने अपने यहाँ बुलाया। दीनबंधु पाठक जो थे वो खुद ही बहुत विद्वान थे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया? तुलसीदास को अपने यहाँ कथा करने के लिए बुलाया। और उनकी बेटी थी रत्नावली। ठीक है ना, उन्हीं को रत्नावली को फिर वहीं मिलते हैं, प्रेम करने लगते हैं रत्नावली से।
रत्नावली से प्रेम हो जाता है। तुलसीदास उन्हीं के घर रुकते हैं। ठीक, कथा करने के लिए बुलाया, तुलसीदास उन्हीं के घर पे रुकते हैं जहां उन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है। बाद में उन्हीं से इनका विवाह भी होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। ठीक है, अब बनारस आए। पहले ये कहाँ गए थे? फर्स्ट नंबर, पहले कहाँ गए थे? ये सुकर गए थे। सुकर, सुकर के क्षेत्र को क्या कहा गया है? गोंडा। ठीक, सुकर के बाद ये कहाँ गए? काशी गए। काशी में किससे मुलाकात हुई थी? शेष सनातन से। ठीक है, शेष सनातन से दीक्षा लेकर के क्या हुआ? तुलसीदास के उसकी हनुमान चालीसा की रचना की थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हुआ? फिर अपने गांव वापस आए। कहाँ? विक्रमपुर। विक्रमपुर में आने के बाद क्या हुआ? दीनबंधु पाठक के यहाँ जाते हैं कथा कहने, और वहां उनकी बेटी रत्नावली से इनको प्रेम हो जाता है, उसी के साथ विवाह हो जाता है। फिर वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर क्या हुआ? ये बनारस आते हैं। ठीक, एक दिन बारिश में भीगकर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे और भी कथा है, इसमें सारांश में नहीं, मतलब संपूर्ण कथा को नहीं रखा गया है, बताती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है ना, मतलब रत्नावली से। उन्होंने हर एक चीज छोड़, इतने अच्छे कथावाचक थे ये, लेकिन उनको सिर्फ प्रेम ही दिखाई देता था। इतने आसक्त थे उन पर कि कहीं एक दिन भी उनको छोड़ के नहीं जाते थे। एक दिन वो अपने मायके चली जाती हैं। ठीक है, ये मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, ये मानस के हंस में खुद ही कथा आती है। ये संपूर्ण जब हम उपन्यास पढ़ेंगे ना, तो पूरे उपन्यास का सार यही निकलता है, मतलब उसमें पूरी लाइन बाय लाइन लिखा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब रत्नावली मायके चली जाती हैं तो ये उनसे मिलने, दिन में तो किसी तरह से रहते हैं घर पर, लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये उनसे मिलने जाते हैं, और गंगा नदी बहुत ज्यादा अपार, बाढ़ आ जाती है गंगे में। तो तैर करके वो गंगा नदी को पार करते हैं, और पार करने के लिए उन्हें पार तो कर लेते हैं। जब अपने ससुराल के घर के पास पहुंचते हैं तो छत पे चढ़ने के लिए इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। एक सांप लटकता है, तो उस सांप के सहारे सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें इतना भी मतलब ज्ञात नहीं था कि ये किसको पकड़ के चढ़ रहे हैं, पर वो सांप था। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे मुग्ध थे कि इनको किसी चीज का ख्याल ही नहीं था कि कर क्या रहे हैं। और इसी बात पे जब वो वहां जाते हैं, रत्नावली से मिलते हैं, और मिलने के बाद रत्नावली बोलती हैं कि आप अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर आप यही प्रेम ईश्वर से करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। तभी से वो क्या करते हैं, घर वार त्याग करके गोस्वामी तुलसीदास जी फिर काशी चले जाते हैं, और काशी में ही रहते हैं। फिर वो कभी वापस घर पे लौट के नहीं आते। ठीक है, ये थी मानस, मतलब गोस्वामी तुलसीदास के संपूर्ण जीवन का शॉर्ट शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जीवनी का कथासार। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है, आगे क्या बोला गया है। कहाँ पे थे हम लोग? बाद में उन्हीं से विवाह हो जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ लिए थे। एक दिन भारी बारिश में भीग करके तुलसीदास सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, सांप से। ठीक, जहां पत्नी के दुत्कारने पर उनके मन में वैराग्य आ जाता है। ठीक है ना, जब पत्नी उनको दुत्कारती है, बोलते हैं कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं प्रेम, उतना अगर आप ईश्वर से करें तो आपका कल्याण हो जाएगा, दुत्कार देती हैं। तब जाकर के उनके मन में क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और यह सब कुछ घर बार सब कुछ छोड़ करके चित्रकूट, अच्छा वो काशी नहीं जाते, चित्रकूट चले जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। जब पुत्र की मृत्यु होती है तब भी वो गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट से नहीं आते हैं। मतलब इनके मन में बिल्कुल प्रेम भावना रह नहीं गया, वैराग्य आ गया है, लौट के नहीं आते फिर। ठीक है, तारापति, इनके पुत्र का क्या नाम था? तारापति। इनकी मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी वे घर वापस नहीं आते हैं। सीता माता की प्रेरणा से तुलसी अयोध्या जाते हैं। सीता माता इनको मिलती हैं कहाँ? चित्रकूट में। ठीक है, जब चित्रकूट में जब राम वनवास जाते हैं, तो वनवास के दौरान इन्हें ये तुलसीदास जी सीता माता से मिलते हैं। तो सीता माता बोलती हैं कि तुम अयोध्या जाओ, वहां रामचरितमानस की रचना शुरू करते हैं। मतलब उनकी प्रेरणा से ये वहां जाते हैं, कहाँ? अयोध्या जाते हैं, और वहां से ये रामचरितमानस को लिखना शुरू करते हैं। लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है। ये अब लोगों से दूर भागते हैं, जब इन्हें लोग पसंद करने लगते हैं तो ये लोगों से क्या है? दूर भागते हैं। अब जब ये बना अयोध्या गए, अयोध्या में इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, लोग इनसे मिलने लगे, तो ये वहां से बना अयोध्या को छोड़ करके फिर बनारस आ गए। वहां इनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की स्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया था। अब एक क्वेश्चन यही है, यहाँ से तो बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है ना, चित्रकूट कब गए थे,
फिर बनारस कब लौट के आए। ठीक, अभी ये है कि टोडरमल, गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की स्थायी रूप से व्यवस्था करते हैं बनारस में। ठीक है, काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में रामचरितमानस को पूरा किया था। वही रामचरितमानस जो आजकल सभी के घरों में है। ठीक है ना, कितने दिनों में ये रामचरितमानस लिखा गया था? 2 साल 7 महीना और 26 दिन, 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में रामचरितमानस को पूर्ण किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर भी है, एक बार क्वेश्चन इस पे बन चुका है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था। ठीक है, अभी पूछ सकता है कि अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया मानस के हंस में रामचरितमानस को पूर्ण करने की समय अवधि क्या है। ठीक है, तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। तभी इनके मित्र रहीम इनके राजश्रय ग्रहण करने के लिए बात करते हैं। तभी इनके मित्र क्या है, वहां के राजश्रय ग्रहण करने के लिए कहते हैं, लेकिन तुलसीदास अस्वीकार कर देते हैं। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है। उसी समय क्या होता है, काशी में भयानक जो है महामारी फैलती है, जैसे कोविड फैला था एक समय पे। ठीक है, अभी 2020 की बात, जैसे कोविड आया था ना, उसी तरह से पहले भी महामारी आ चुकी है। कितनी महामारियां नहीं आ चुकी, पर मतलब वो जब इन्होंने 1900 कितने की कब लिखा गया था, ये 1972 में ना, 1972 में इन्होंने इनका क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ था। तो मतलब जब ये प्रकाशित हुआ उसके काफी साल पहले, 71 70 में मान लीजिए, 70 उत्तर के लगभग क्या हुआ है, उसी समय काशी में भयानक महामारी फैली थी, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते थे। उसी समय वो कवितावली की रचना कर रहे थे। जिस समय काशी में महामारी फैली हुई थी, उसी समय ये क्या था, कवितावली की रचना कर रहे थे, जिसमें कलिकाल का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, उस समय की महामारी का वर्णन किसमें करते हैं, कवितावली में। अपने बहु रोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए ये हनुमान बाहु की रचना करते हैं। अंत में गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों एवं बेनी माधव दास कैलाश आदि के बीच 1680 में, विक्रम 1680 और ईसवी 1623 को सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1623 में। ठीक है, ये था इस उपन्यास का संपूर्ण सारांश। अगर आप लोगों को इसकी मेन इंपॉर्टेंट पंक्तियां चाहिए, एक क्लास में वो भी बना दूंगी, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए, अगर आपको हेल्पफुल यूजफुल लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे DRNS चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मानस का हंस। तो मानस के हंस के बारे में हमने पात्रों को जाना था, उसके प्रकाशन वर्ष, लेखक और कथा, संपूर्ण उपन्यास का सार। ठीक है ना, कि इस उपन्यास में क्या था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख महत्वपूर्ण उद्धरण। ठीक है ना, एग्जाम के नजरिए से जितने महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में जो कुछ पूछी गई पंक्तियां हैं, उन सभी को रखा गया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। सभी लोग, जितने लोग लाइव जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजे स्वरतन के पुत्रों में यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मुंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्व महेश कौशल के साथ बातें करते हुए सहसा उन उपन्यासों को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। ये कौन कह रहा है? अमृतलाल नागर। अमुक का मतलब है कि लेखक खुद कह रहा है। ठीक है, ये लेखक अमृतलाल नागर कहाँ गए थे? गत वर्ष चिरंजीवी भतीजे, अपने भतीजे के किस में गए थे? उपनयन संस्कार, जिसे बरुआ कहा जाता है। ठीक है, व्रतबंध, यज्ञोपवीत संस्कार, व्रतबंध, बरुआ। ठीक है ना, तो उसमें ये कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। मुंबई में अपने मित्र इनके कौन थे? फिल्म निर्माता निर्देशक महेश कौशल। ठीक है ना, एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ही लाइन से। यहाँ से भी जिस तरह से एनटीए का क्वेश्चन पूछने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। अभी हमने लाइन बाय लाइन उपन्यास तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि उपन्यास जो है वो 600 700 800 पेज से नीचे एक भी उपन्यास ऐसा नहीं है जो इतने पेजों से कम हो। ठीक है, और खास करके एनटीए यूजीसी नेट के जितने भी सिलेबस 13 सिलेबस में जो उपन्यास लगे हुए हैं, तो एक भी उपन्यास ऐसा नहीं है कि जिसकी पेजिंग 800 900 या 700 पेजिंग से नीचे हो। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना तो थोड़ा टफ है,
लेकिन अगर हम उनको कवर करना चाहें तो महत्वपूर्ण जैसे दृष्टि की बुक हो गई और ये बच्चन सिंह की हो गई और रामचंद्र शुक्ल की हो गई, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है तो थोड़े थोड़े दिए हुए हैं सभी रचनाओं के बारे में, तो आप वहां से पंक्तियां उठा सकते हैं कि हाँ इसमें है। खास करके दृष्टि वाली जो बुक है, जो अभी चौथा संस्करण भी आ गया है, इसका पांचवा संस्करण शायद आने वाला है, आ चुका है, तो आप लोग उसको भी ले लेना। अगर आपको नाटक पढ़ना है ना, नाटक उपन्यास कहानी ये 5 यूनिट जो हमारी है कविता से लेकर के अन्य गद्य विधाएं तक, यहाँ से बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार तो पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे ना, एक एक पंक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कथासार को पढ़ेंगे और उपन्यासों के डिटेल के बारे में, पात्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां से 100% आपकी 75% तैयारी हो जाएगी। बचा 25%, 25% के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। और कुछ जो तथ्य पूछे जाते हैं इसमें, रचनाएं और कवियों के बारे में पूछा जाता है, कौन किसकी रचनाएं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें थ्योरिकल नहीं है, उसमें सिर्फ रचनाओं के बारे में बताया गया है, वो सबसे अच्छी बुक है। ठीक, तो अब देखिए आ जाते हैं अपने इस पे, कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ ये कहाँ गए थे अमृतलाल नागर, मुंबई गए थे अपने भतीजे के उपनयन संस्कार में। ठीक, वहां इनके दोस्त जो थे फिल्म निर्माता निर्देशक महेश कौशल, महेश कौल, इनके साथ क्या करते हैं, बात करते हैं। तभी से इनके मन में क्या था, इस रचना को मतलब रामचरितमानस के ऊपर लिखने का मन बना लेते हैं ये, कि मैं भी रामचरितमानस पे, उनसे चर्चा करने के बाद भी इनके मन में आता है कि मैं रामचरितमानस पे के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखूंगा। ठीक है ना। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गए, पहला तो ये अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ठीक है ना, नोट्स में सभी लोग नोट्स कर लेंगे, अभी जब क्वेश्चन बनाऊंगी ना तो हर एक से पूछूंगी कि किसने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है ना, और जिनको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ जाएंगे। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, गत वर्ष अपने चिरंजीवी, ठीक है ना, पहला तो था उनके भतीजे का क्या नाम था, रतन। ठीक है, गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजे स्वरतन के पुत्रों यज्ञोपवीत के अवसर पर मुंबई गए थे। ठीक है ना, कहाँ गए थे, ये मुंबई गए थे। एक दिन अपने फिल्म निर्देशक, अच्छा उनके दोस्त जो हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनके जो दोस्त हैं महेश पॉल, वो क्या काम करते थे, उनका कार्य क्या था। ठीक था ना, वो फिल्म निर्देशक थे। ठीक, अब इससे क्या होगा ना, अगर आप ये शॉर्ट नोट में इनको अगर अंडरलाइन कर करके, पॉइंटिंग कर करके, पॉइंट बाय पॉइंट बना के रखेंगे ना, तो जब आप इसको रिवीजन करेंगे 1-2 बार, अगर ये पंक्तियां भी आती हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मानस के हंस की पंक्तियां हैं, स्वयं कवि अमृतलाल नागर कह रहे हैं। ठीक है, यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती है। ठीक, ये तो उपन्यास में पहले भी हमने पढ़ा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, या किसी भी भक्ति काल के जो जितने भी कवि है ना, तो उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी की संपूर्ण कथा जो है, किसी को रियल में, सच में, यथार्थ जो हो वो किसी को नहीं मिली है। मतलब लिखित रूप में कुछ है ही नहीं, सिर्फ कही सुनी कथाओं पे ही लोग क्या है, लेखक क्या है, कवि क्या है, इनके बारे में लिख रहे हैं। यूं कहने को तो रघुवर दास, बेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिए सिखे गोसाई जी ने 5 जीवन चरित्र हैं, 5 जीवन चरित्र हैं इनके। ठीक है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। ठीक, कौन कह रहा है, स्वयं लेखक कह रहा है, अमृतलाल नागर। कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, अमृतलाल नागर जी ने मानस के हंस में गोस्वामी तुलसीदास की किन किन रचनाओं के बारे में जिक्र किया है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन सी हैं, कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका, 3 रचनाओं की इन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है। ठीक है, खैर तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागद लीला, प्रहलाद लीला, ये लीलाएं जितनी है ना, तो इनको भी याद कर लेना, नोट बना लेना। अब प्रहलाद लीला, ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। ठीक है ना, 3 लीलाएं इन्होंने कराई, कौन कौन सी, नागरधर लीला, नागरधर मतलब नाग देवता से संबंधित होगी। आई नो, मुझे मालूम, तो इसके बारे में अभी मैंने पढ़ा नहीं है कि नागरधर लीला ये क्या थी।
और ये प्रहलाद लीला नाम से ही समझ में आ रहा है, और ये ध्रुवी लीला। ठीक है, 3 लीला इन्होंने कराई थी। किसने कराई थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बनारस में। ये ऐसा कौन कह रहा है? अमृतलाल नागर। ये भी नोट करते रहना है कि किसने कहा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा है। उसमें ऑप्शन में दे देगा ना, जितने भी साहित्यकार हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और बच्चन जी हो गए। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है कि यहाँ पे किसके द्वारा ये कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना कि मानस के हंस में किसने कहा है? अमृतलाल नागर। ठीक है ना, मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मानस के हंस लिखने वाले राइटर कौन है? अमृतलाल नागर जी। फिर है, समाज संगठन कर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। ठीक है ना, समाज संगठन कर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छे से आप लोग समझते हो। ठीक, तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्ण श्रमिकों से कुछ समझौते किए थे। उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। ठीक है ना, अब इसको समझाने की तो जरूरत नहीं है, वैसे भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, इस पंक्तियों में क्या है। ठीक, अमृतलाल नागर जी क्या कहना चाहते हैं? तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण पूर्ण भरा रहा। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। इसी दृष्टि से वो क्या है? अब भी प्रेरणादायक है। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए होती हैं, कुछ चीजें याद करने के लिए होती हैं। अब जैसे ये याद थोड़ा ढंग से याद करने के लिए है कि अमृतलाल नागर जी ने किन 2 रचनाओं को खास तरीके से पढ़ा था, खास तौर पे पढ़ा था मानस कहावतें लिखने से पहले। तो कौन-कौन सी? कवितावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयकर लगा। ठीक है ना, उनके मतलब व्यक्तित्व, मनोवृत्ति के बारे में तुलसीदास जी की अमृतलाल नागर जी को कहाँ से पता चलता है? विनय पत्रिका से। उन्होंने जब विनय पत्रिका को पढ़ा तो उनके अंतर संघर्ष का मतलब समझते हो सब आप लोग? अंतर संघर्ष का मतलब होता है अपने आप, अंतर, उनके अंदर ही जो संघर्ष चल रहा था। ठीक है ना, उस क्षण बिना पत्रिका, अभी ये कविता बली और उसके लिए बना बताया था हमने ऊपर। ठीक है ना, कि उस समय पे काशी में क्या थी? महामारी आई हुई थी। उसी बीच ये क्या कर रहे थे? कविता बली की रचना कर रहे थे। अब कविता बली जैसे महामारी आई थी ना, तो उस समय पे इनके अंदर इनके अंतर मन में क्या संघर्ष चल रहा था। ठीक है ना, उस पल, उस माहौल में इनके मन में जितने भी संघर्ष, जिनके अंतर्द्वंद जितना चल रहा था ना, इन्होंने इनके मन को समझने के लिए, इनके व्यक्तित्व को जानने के लिए अमृतलाल नागर जी ने विनय पत्रिका और कवितावली को पढ़ा था। वहीं से इनको पता चला था, तभी ये मनोव्यक्ति का ढांचा खड़ा करने के लिए श्रेयकर इनकी 2 रचनाएं इन्हें लगी थी। किसे लगी थी? अमृतलाल नागर जी को। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की छवि निहारने में भी उन्हें पत्रिका के तुलसी की सहायता मिली थी। ठीक है ना, मतलब इन्होंने क्या किया? पत्रिका में भी तुलसीदास की सहायता ली थी। कवितावली हनुमान बाहु के खास तौर से, रुको, यहाँ पे 2 कविताओं को इन्होंने खास तौर पे पढ़ा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, जिससे क्या हुआ? इनके अंतरंग मन का ढांचा जो है समझने में इन्हें सेकर 2 पुस्तकें लगी थी, कवितावली और विनय पत्रिका। फिर रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी से ही सहायता मिली थी। कवितावली और हनुमान बाहु में खास तौर से, और दोहावली तथा गीतावली कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकियां भी मिलती हैं। अब इन्होंने 2 रचनाओं के बारे में और चर्चा की है। किसकी? अब आते हैं हनुमान बाहु, दोहावली, गीतावली। मतलब दोहावली, गीतावली में तुलसीदास जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ-कुछ वर्णन किया है, जिसे पढ़ करके किसको, जब अमृतलाल नागर जी ने इनको पढ़ा दोहावली, कवितावली, तो इन्हें इनकी कुछ जीवन के कुछ परिप्रेक्ष्य जो हैं, कुछ क्षण जो हैं, कुछ परिस्थिति उनको वहां से समझ में आती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों से भी लेकिन उनको अपने उपन्यास के लिए स्वीकार नहीं किया था। ठीक है ना, मतलब मानसिक रूप से इनके समझने के लिए, इनकी पुस्तकों के लिए इन्होंने 4-5 पुस्तकों का सहारा लिया था, गोस्वामी तुलसीदास जी की। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका और हनुमान बाहु, दोहावली, गीतावली। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, किस
अमृतलाल नागर जी तुलसीदास जी की जीवनी लिखने में, मानस का हंस में उनकी जीवनी को लिखने के लिए तुलसीदास की किन किन रचनाओं का वर्णन किया या उनको पढ़ा या उन कविताओं का यहाँ पे जिक्र किया, तो कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, दोहावली और गीतावली। ठीक है, कितनी हो गई? 5। ठीक है ना, 5 रचनाओं का जिक्र है। 1 मिनट, ये तो पूरा डैशबोर्ड ही हट गया। अच्छा भाई, टच ही नहीं काम कर रहा है ये तो। ठीक है ना। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुखद के नामक सूर्य विवाद में दखलंदाजी करने की शुरुआत करने की नियत से न रहते हुए भी शिकागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन की ऊट किसी करवट बैठना ही था। चूंकि वो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय नारायण सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसके लिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, मतलब इस उपन्यास में एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या था, किसी वेश्या के साथ भी असफल प्रेम रहा, जिसको इन्होंने उसको भी चित्रित किया है। ठीक, फिर है मृगनयनी के नयन सर को असल लागी नहीं जाए। युक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीसरे निकस में भी बंधे होते हैं। ना समझ जवानी में काशी जी निवास तुलसीदास जी का किसी ऐसे ठीक है ना, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात की जा रही है कि उस समय पे उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी, इसी कारण वो क्या थे, किसी वैश्या के भी संपर्क में आ गए थे। ये छोड़ दो आप लोग। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएगा एनटीए, यहाँ से ये सब इन सब से क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं संत बेनी माधव के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, संत बेनी माधव के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। ठीक है ना, संत बेनी माधव जी की कौन सी रचना है? मूल गोसाई चरित्र। ठीक है ना, इसका भी जिक्र किसमें किया गया है? मानस के हंस में। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लो, प्लस अपने नोट में रचनाओं के आगे जहाँ पे आपने रामचरितमानस लिखा ना, रामचरितमानस गीतावली के नीचे क्या लिखोगे? बेनी माधव। ठीक है ना, बेनी माधव के आगे लिख लो मूल गोसाई चरित्र, इसका भी जिक्र है। इनकी किताब के बारे में भले ही एक खुद से हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेख एक पत्र के रूप में लेना अभिष्ट था, इसीलिए कोई काल्पनिक नाम न रख करके संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता पत्नी ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। ठीक है ना, इतना मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही चीज थी। फिर ये अपने बारे में बात मतलब बता रहे हैं कि मैंने उसी परिस्थिति में और जी जो उनके सास ससुर पति पत्नी सबके नाम थे ना माता पिता के, तो अमृतलाल नागर जी ने उन्हीं नामों का अपने उपन्यास में प्रयोग किया है, उन्हीं नाम उनके रियल नाम को ही रखा है। ठीक है ना, काल्पनिक वहां पे कोई दूसरा नाम नहीं रखा। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को। ठीक है, वो क्या है मैं बताती हूँ। देखिए, अभी हमने जब ऊपर पढ़ा, पिछली क्लास में जब हमने मानस का हंस उपन्यास पढ़ा था, तो वहां पे क्या था, उपन्यास रामचरितमानस लिखने का पूरा समय बताया गया था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को कब लिखा था, कितने वर्ष मतलब कितना समय लगा था। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे जो है उसकी बात नहीं की जा रही है, रामचरितमानस की बात नहीं की जा रही है, ये अमृतलाल नागर इसकी बात कर रहे हैं। किसकी? मानस के हंस की, जब इन्होंने रचना की। ठीक है, तो 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन में अयोध्या में लिखना इसका आरंभ किया था। किसको? मानस को, हंस को अमृतलाल नागर ने ही। ठीक है, और 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। अयोध्या से लिखना इसको क्या किया? प्रारंभ किया था, और रामनवमी के दिन लखनऊ में इसको पूरा करते हैं 72 में। फिर है भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपि का काम किया, और इसे लिपिबद्ध किसने किया था? मानस के हंस को भगवंत प्रसाद पांडे ने। ठीक है ना, ये याद रखना है इसको। यहाँ ये कोटेशन अच्छा है, अच्छा है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां अच्छा बोलूं वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके इसको नोट डाउन कर लेना। ये सारे नोट ना ये सिर्फ दृष्टि की बुक से है,
जो लोग बोलते हैं ना कि दृष्टि की बुक में सिर्फ लाइनें हैं, कोटेशन है, आप देखो कितने यहाँ से कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। नहीं, मैंने देखा था एक क्लास में, किसी और की क्लास थी, वहां पे बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि मैम ये बताइए, आपने पूरा उपन्यास नहीं पढ़ाया है, आपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बस लाइनें बता दी है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वही मैंने उनकी क्लास में देखा हुआ था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये देखो इसमें कितना भंडार है। बस बच्चे का पढ़ने का मन होना चाहिए, समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए कि वो किस दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, एक लाइन में एक एक पंक्तियों में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, जहाँ पे समझ में जिसको नहीं आएगा वो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, आज के लिए पर्याप्त है क्या? इसको आगे करा देती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एग्री हो सभी लोग? चलो ठीक है, कि थोड़ा सा और करा दूं? अभी तो ये क्लास अभी मतलब इसको कराने में काफी 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे के लिए भी ये पूरा ना 1 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, कल इसका नेक्स्ट भाग देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। जहाँ पे ना समझ में आएगा वहां पे जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।